स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप चाहते हो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनना, तो आपका जो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि एग्ज़ाम का आपको थॉरो सिलेबस मालूम हो और इसके साथ ही साथ लास्ट ईयर पेपर का कंप्लीट एनालिसिस आप करके बैठे हो, ताकि जब भी आप प्रिपरेशन करो या प्रिपरेशन करने बैठो, तो प्रिपरेशन के दौरान आप कभी भी अपने सिलेबस से डाइवर्ट ना हो। इस वीडियो में मैं आपको एपीएफसी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसका कंप्लीट सिलेबस, 2016 में हुए पेपर का कंप्लीट एनालिसिस दूँगा और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि एक स्मार्ट वे से आप कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ, तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो सिंपल ग्रेजुएशन है। अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन साथ ही साथ डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन की डिमांड होगी, जैसे कि ईपीएफओ के पेपर में था और साथ ही साथ इसके अंदर एक्सपीरियंस की भी डिमांड होगी। ये एक्सपीरियंस और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन ये प्रेफ़रेंशियल होगा कि मतलब फाइनल सिलेक्शन में इसे प्रेफ़रेंस दिया जाएगा। इसके अलावा एज लिमिट जो है वो 35 इयर्स थी 2015 वाले नोटिफ़िकेशन में। नए वाले नोटिफ़िकेशन में क्या एज लिमिट होती है, वो नोटिफ़िकेशन आने के बाद ही हमें पता चलेगा। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, तो सिलेबस जो है वो ईपीएफओ के सिलेबस से ज़्यादा वास्ट है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। पहला जो है वो है मेरा जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश का एक अपना लेवल है और ईपीएफओ से ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन्स इसमें पूछे गए हैं। दूसरा जो है इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड इंडियन फ्रीडम एंड करंट इवेंट्स का एक टॉपिक है। इसमें इंडियन कल्चर और हेरिटेज का टॉपिक जो है वो ईपीएफओ के पेपर में नहीं था, तो वो इसमें आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो ऑलरेडी आपके ईपीएफओ के पेपर में था, तो वो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। और करंट इवेंट्स तो जो वो आजकल ये कॉमन हो गया करंट इवेंट्स हर एग्ज़ाम में, तो ये आपको इसमें भी दिखेगा। तीसरा जो टॉपिक है इसके अंदर सिलेबस के अंदर मेंशन वो ये है पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन का। चौथा जो है वो है गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पाँचवा प्रेज़ेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी। छठा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का एक टॉपिक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज़ और इंश्योरेंस का टॉपिक मेंशन करा गया है इसमें। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो हैं ये मेंशन है और जनरल साइंस का एक टॉपिक है ये मेंशन करा गया है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिक का एक टॉपिक है। स्टैटिक का टॉपिक ईपीएफओ के पेपर में नहीं था, लेकिन यहाँ पे मेंशन है। और साथ ही जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी के अंदर रीज़निंग आता है, तो वो इसके अंदर सिलेबस के अंदर मेंशन है। और जो लास्ट जो सिलेबस के अंदर मेंशन है, वो है सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। कुछ यूट्यूबर्स ने ऑलरेडी ये वीडियोज़ में डाला हुआ है कि सिलेबस क्या है। लेकिन ईपीएफओ के पेपर में या फिर मैं आपको इस पेपर का भी एनालिसिस करके दिखाऊँगा अभी। मैंने ऑलरेडी करा हुआ है, मैं आपको सिर्फ़ दिखाऊँगा कि क्या-क्या डाटा था, कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन्स इन्होंने पूछा हुआ था। तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि सिलेबस में जो मेंशन रहता है, उससे थोड़ा-सा हट के हमेशा यूपीएससी पूछता है। तो क्या आपको एक्स्ट्रा में करना पड़ेगा, वो आप ज़रूर समझो यहाँ पे, ताकि वही चीज़ें जो आपको एक एज देंगी बाकी स्टूडेंट से और आपके मार्क्स को इम्प्रूव करेगा, आपके रैंक को इम्प्रूव करेगा। तो यहाँ पे आकर के सिलेबस खत्म नहीं होता है, यहाँ से सिलेबस बिगिन होता है। अब इसके अंदर कितना डेप्थ में हमें पढ़ना है, क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ें नहीं इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ें थोड़ा एडिशनल टॉपिक से उन्होंने पूछा हुआ है, ये सारी चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी होती है और इसी को हम लोग डिटेल सिलेबस कहते हैं। तो डिटेल सिलेबस जानने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस हम लोग देखते हैं। ये पूरा कंप्लीट एनालिसिस मैंने ऑलरेडी करा हुआ है। मैं आपको इसका जो निचोड़ है, वो मैं आपको अभी दे देता हूँ और साथ ही साथ अगर आपको ये पेपर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे विज़िट कर लेना, मैं वहाँ पे अभी ये पेपर को डाल दूँगा। इसे खुद से एनालिसिस करके जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर इम्पोर्टेंट होगी आप और आप किस तरीके से जो है सही तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये मैंने कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर का ऑलरेडी एनालिसिस करा हुआ है। जो टाइम था इस पेपर का वो 2 घंटे का था, मार्क्स 100 थे और नंबर ऑफ क्वेश्चन्स 120 पूछे गए थे। लेवल ऑफ क्वेश्चन्स की अगर मैं बात करूँ तो मॉडरेट टू टफ था। इंग्लिश के अंदर जो है टोटल 10 क्वेश्चन्स पूछा गया था। इंग्लिश से टोटल 10 क्वेश्चन्स थे। इंग्लिश के अंदर इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स का टॉपिक था। ग्रामर और एरर डिटेक्शन का टॉपिक था। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो वोकैब्युलरी का जो सेक्शन इन्होंने मेंशन करा था या फिर जो दिया था 2016 में जो पेपर हो रखा है एपीएफसी का उसमें, तो कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है इन्होंने नहीं पूछा। डायरेक्ट क्वेश्चंस का मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम आपको दे रहे हैं और आप हमें बताइए कि कौन-सा ऑप्शन सही होगा। इन्होंने इडियम्स में ये नहीं पूछा कि ये इडियम्स है
और आपको इसका मतलब हमें बताना है। इन्होंने क्या करा है, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से आपको समझा देता हूँ कि देखो ये जो इन्होंने ये फर्स्ट क्वेश्चन जो इन्होंने दिया है, मैं थोड़ा ज़ूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से दिख जाए। देखो ये जो क्वेश्चन है, इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, व्हाट इज़ द इंडिकेशन आउट ऑफ द सेंटेंस? इस सेंटेंस में जो इंडिकेशन है हमें वो बताना है। सेंटेंस क्या है? आई गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड। अ पीस ऑफ माइंड ये एक इडियम है। तो इन्होंने डायरेक्ट ये नहीं पूछा कि अ पीस ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है। उन्होंने एक क्वेश्चन दिया, उन्होंने मूड ऑफ सेंटेंस पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछ दिया और उससे पूछा है कि बताओ इसका मतलब क्या होगा? तो आंसर इसका स्कोल्डिंग हो जाएगा, डाँटना। इसी तरीके से उन्होंने लगभग-लगभग में सारे क्वेश्चन्स में उन्होंने यही काम करा है। डायरेक्ट क्वेश्चन्स नहीं पूछा है, वो घुमा-फिरा के क्वेश्चन्स पूछा हुआ है और साथ ही साथ एक और चीज़ जो मुझे देखने को मिली इस पेपर में, जो ईपीएफओ के पेपर में नहीं थी, वो इस पेपर में थी कि क्वेश्चन्स जो हैं वो ऑर्डर में नहीं थे, वो जम्बल्ड थे। जम्बल्ड का मतलब आपको जैसे लगातार जैसे आपको ईपीएफओ में मिला था कि अकाउंटिंग पे बेस्ड जो है आपको लगातार 10 क्वेश्चन्स दिख गए। फिर करंट से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन्स जो है लगातार दिख गए। और जो है अकाउंटिंग से रिलेटेड और इंडस्ट्रियल रिलेशन और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया से रिलेटेड लगातार क्वेश्चंस दिखे थे, मैथ्स के लगातार क्वेश्चंस दिखे थे। तो उससे क्या होता है ना कि एक जो है फ्लो बनता है स्टूडेंट्स का कि हम मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हैं तो लगातार जो है 20 क्वेश्चंस मैथ्स के मिले हैं और फटाफट हम मैथ्स का क्वेश्चन करते हुए चले जाएँ। यहाँ पे वो चीज़ देखने को नहीं मिला। यहाँ पे क्वेश्चन जो है उनका ऑर्डर जम्बल्ड था। मतलब आपको एक मैथ्स का क्वेश्चन दिख गया, ठीक उसके बाद आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस का क्वेश्चन दिख गया, फिर आपको इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज का क्वेश्चन दिख गया, फिर आपको पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख गया, तो इस तरीके से जम्बल्ड था क्वेश्चन। और ये कहीं न कहीं जो है ना फ्रीक्वेंसी जो फ्लो में जो स्टूडेंट काम कर रहा होता है ना, तो उसे जो है थोड़ा-सा हल्का-सा रेसिस्ट कर देता है, रोक देता है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा डिफ़िकल्टीज़ लेवल हल्का-सा बढ़ गया था और इंग्लिश के जैसा मैंने बता दिया टोटल 10 क्वेश्चंस पूछा गया था। इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज पर टोटल 4 क्वेश्चंस थे। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पर 3 क्वेश्चंस पूछा गया था। अब याद रखना देखो यहाँ पे आकर के जो है आपका जो सिलेबस जो ऑलरेडी गिवन होता है नोटिफ़िकेशन में, वहाँ पे जब आप क्वेश्चंस पेपर एनालिसिस करते हो ना तो ये सारी चीज़ें आपकी छूट जाती है। मतलब ये सारी चीज़ें आपकी कवर होती हैं जब आप क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करते हो। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने सिर्फ मेंशन करा है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से हम क्वेश्चन देंगे, लेकिन उन्होंने क्या करा है क्रोनोलॉजी पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा है और क्रोनोलॉजी पर उन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री का टाइमलाइन उठा के दे दिया। तो ये क्वेश्चन जो है वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे ही सिर्फ बेस्ड नहीं है। वो वर्ल्ड हिस्ट्री पर बेस्ड है और इसके अलावा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल्स पे बेस्ड 2 क्वेश्चंस हैं। तो थोड़ा-सा आउट ऑफ सिलेबस हमेशा यूपीएससी देता है। तो आपको थोड़ा-सा मतलब जो है ना अच्छे से काम करना पड़ेगा इन सब चीज़ों पे। इसके अलावा पॉलिटी एंड गवर्नेंस के टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पॉलिटी के 8 क्वेश्चंस हैं, गवर्नेंस पर बेस्ड जो है 2 क्वेश्चंस इन्होंने पूछा हुआ है। करंट इवेंट्स पे उन्होंने टोटल 5 क्वेश्चंस पूछा था 2016 के पेपर में। इस पे स्पोर्ट्स पर बेस्ड एक क्वेश्चन था, अवार्ड्स पर बेस्ड एक क्वेश्चन था, लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम पर बेस्ड 2 क्वेश्चन्स थे और इंटरनेशनल अफेयर्स अगेन नेशनल अफेयर्स का टॉपिक इन्होंने मेंशन करा है लेकिन दिया है इंटरनेशनल अफेयर्स से एक क्वेश्चन उठा के इन्होंने चेप दिया है। तो एक क्वेश्चन इन्होंने इंटरनेशनल अफेयर्स से पूछ लिया। तो आप समझो ये सारी चीज़ें आप तभी समझ पाते हो ना जब आप पेपर्स को देखते हो। तो कभी भी किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने बैठिए तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालिसिस करिए ताकि आपको पता चल सके क्या ट्रेंड चल रहा है एग्ज़ाम का, किस तरीके से वो बॉडी एग्ज़ाम लेती है उस चीज़ का। नाउ पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन पर बेस्ड उन्होंने 8 क्वेश्चंस पूछा हुआ है और इस पे भी उन्होंने ज्योग्राफी कौन-सा ज्योग्राफी का कौन-सा पार्ट ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी में रिवर पर बेस्ड, सिटीज़ पर बेस्ड और ग्लोबलाइजेशन जो टॉपिक है इस पे बेस्ड उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगेन 8 थे। प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ इंडियन इकोनॉमी जैसे ही उन्होंने सिलेबस में इतना ही मेंशन करा है प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ इंडियन इकोनॉमी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि इकोनॉमी का जो करंट इश्यूज है उससे क्वेश्चंस ये पूछेंगे लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं करा इन्होंने ज्यादातर क्वेश्चन इकोनॉमिक्स पर बेस्ड पूछा हुआ है जो हमें सिलेबस में पढ़ना है और साथ ही साथ करंट इंडियन इकोनॉमी का जो अभी डेवलपमेंट का जो फेज चल रहा है जो चीजें अभी डेवलपमेंट से रिलेटेड है इशू से जो रिलेटेड है बजट पर बेस है, उन सब से मिलाकर इन्होंने टोटल 20 क्वेश्चंस पूछा हुआ है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पर बेस्ड 2 क्वेश्चंस हैं, जैसा कि जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल ईपीएफओ के अंदर दिखा था आप लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिला था। तो लोग जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे कि नहीं अकाउंटिंग से बहुत क्वेश्चन आएगा, बहुत क्वेश्चन आएगा। ऐसा यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिला। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस पर बेस्ड 2 क्वेश्चंस था।
जनरल साइंस एंड कंप्यूटर पर बेस्ड 20 क्वेश्चंस पूछा गया था। जनरल साइंस एंड कंप्यूटर पर बेस्ड इन्होंने केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ करंट न्यूज़ और टेक्नोलॉजी मतलब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड न्यूज़ है, उस पर उन्होंने 3 क्वेश्चंस पूछ लिया था। तो साइंस एंड टेक के अंदर जो करंट का जो पार्ट है, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मैथमेटिक्स जो है थोड़ा डराने वाला आपको दिखेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स से इन्होंने टोटल 26 क्वेश्चन पूछा है और सबसे ज़्यादा वेटेज जो है मैथमेटिक्स का ही इन्होंने रखा। और उसमें भी इन्होंने जो है दबा के क्वेश्चंस पूछा हुआ है मेंसुरेशन का, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हुए हैं, टाइम, डिस्टेंस एंड रेस। रेस थोड़ा टफ लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, रेस के क्वेश्चंस टैकल करना शॉर्ट ट्रिक से, तो इन्होंने रेस के क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा पूछे हुए हैं। इसके अलावा एपी का क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है, परसेंटेज से इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, नंबर सिस्टम से इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है और साथ ही साथ स्टैटिक्स एंड डीआई पे बेस्ड उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। अब स्टैटिक्स एंड डीआई की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने न्यूमेरिकल तो पूछा ही है और साथ ही साथ इन्होंने स्टैटिक पर बेस्ड एक थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ लिया है। मतलब अगर आप एनसीईआरटी मतलब इन्होंने ये बता दिया कि एनसीईआरटी क्लास 9 और 10 का करना कितना इंपॉर्टेंट है अगर आप मैथ्स प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। सोशल सिक्योरिटी की मैं बात करूँ तो सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया से इन्होंने 10 क्वेश्चंस पूछे हैं और सभी के सभी क्वेश्चन इन्होंने स्कीम से उठा करके यहाँ पे पूछे हुए हैं। तो ये टोटल डिटेल्ड सिलेबस था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ दे दूँगा। आप कमेंट सेक्शन पे एक बार कमेंट करके मुझे बता देना। अब हम लोग देख लेते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में, किस तरीके से हम लोग स्ट्रैटेजी को डील कर सकते हैं। तो देखो, तरीका ये है, अगर आप सही वे में अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप देखो कि जो स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं, जो इस एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाएगा, जो बाकी एग्ज़ाम जैसे सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हुआ या स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ, इन सबसे डिफरेंट है। तो वो एग्ज़ाम का वेटेज थोड़ा कम है। तो उस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आप मतलब वो सारे सब्जेक्ट का प्रिपरेशन आप नोटिफ़िकेशन के बाद भी कर सकते हैं और वो हार्डली डेढ़ से 2 महीने के अंदर-अंदर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा है डेढ़ 2 महीना, 1 महीने भी अगर कोई सिंसियरिटी के साथ अगर 2-2 3-3 घंटे करके पढ़ेगा, तो 1 महीने में वो सिलेबस कवर हो सकता है, इस तरीके का है। और ऑलरेडी जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन करा हुआ है ईपीएफओ का, उन्हें तो सिलेबस मालूम भी है, उनके पास नोट्स भी होगा, तो वो तो हार्डली एक बार रिवाइज़ करेंगे तो उनका वो कवर हो जाएगा। तो उसपे वो फ़ोकस ना करके उन सारे टॉपिक पे फ़ोकस करें, जिनका वेटेज ज़्यादा है। जैसे मैथमेटिक्स का वेटेज ज़्यादा है और मैथमेटिक्स कहीं न कहीं जो है आपका सिलेक्शन डिफाइन करेगा यहाँ पे। एक और बात मैं बताना भूल गया मैथमेटिक्स में, इन्होंने मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है कि सिलेबस में मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चंस देंगे। लेकिन मेंटल एबिलिटी का मतलब होता है रीज़निंग, लेकिन इन्होंने पेपर में रीज़निंग पे बेस्ड एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है। तो रीज़निंग से एपीएफसी के पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। ठीक है? तो मैथमेटिक्स से टोटल 26 क्वेश्चन्स हैं, तो मैथमेटिक्स आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। मैथमेटिक्स का 2 पार्ट होगा, एक होगा जहाँ पे आप अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन करिएगा और दूसरा जो है स्टैटिक्स का जो पार्ट होगा वो। स्टैटिक्स यानी डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन। डीआई के लिए जो बेस्ट सोर्स है वो मुझे लगता है, जैसा मैंने इस पेपर को एनालिसिस करा तो मुझे लगता है कि एनसीईआरटी 9 और 10 का अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे ना, बेटर होगा एक और ले लो 8 से 8, 9, 10 का आप अच्छे से अगर देख लो, लास्ट का हमेशा चैप्टर होता है, तो उसे देख लो तो आपका एक बेसिक फाउंडेशन बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा वहाँ पे, बन जाएगा। मतलब वहाँ पे आप करके उसका डायरेक्ट आप क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। दूसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी और अरिथमेटिक की अगर मैं बात करूँ तो जो बेस्ट सोर्स है वो कोई भी यूट्यूब चैनल ले लो एसएससी, जो एसएससी का प्रिपरेशन करवाती है, क्योंकि एसएससी जो है एसएससी के लेवल का मतलब प्रीलिम्स के लेवल का क्वेश्चंस है यहाँ पे। तो आपका यहाँ से जो है आपका अरिथमेटिक के क्वेश्चंस यहाँ से आपके कवर हो जाएँगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मेरा साइंस एंड कंप्यूटर का टॉपिक। और सर आप मैं ये पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ, आप एक बार इसके साइंस के क्वेश्चन देना। क्या मस्त इन्होंने क्वेश्चंस पूछा हुआ है, डुप्लेक्स से क्वेश्चन पूछा हुआ है, नैनो टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस पूछा हुआ है। मतलब लग रहा है कि हाँ, इन्होंने पेपर दिया है और मतलब कमिश्नर के पोस्ट का जो है ये पेपर है। इतना अच्छा इन्होंने पेपर को बनाया हुआ है। तो साइंस एंड टेक और प्लस कंप्यूटर ये आप अच्छे से पढ़ो अभी से, ताकि जो है पेपर के समय में जो है एक जो डर जो बनता है दिमाग में कि अरे ये टॉपिक कवर नहीं हुआ है, अरे ये टॉपिक कवर नहीं हुआ है, तो ये सब जो है डर आपके दिमाग से निकल जाए, क्योंकि जो जो मेन वेटेज वाला जो टॉपिक होगा वो आप कवर करके बैठ जाओगे अभी से। तो साइंस एंड टेक एंड कंप्यूटर जरूर आप कवर करें। क्या क्या सोर्स है, तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ना। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते हो या फिर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एनसीईआरटी की वीडियोस मैं स्टार्ट करूंगा,
मोस्ट प्रोबेबिलिटी कल से या परसों से वीडियोज़ आनी शुरू हो जाएँगी और हम कंप्लीट साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस करेंगे। साइंस एंड टेक में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूँ, केमिस्ट्री से इन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेक्स्ट वाले जो पेपर होगा उसमें केमिस्ट्री का क्वेश्चन ये नहीं देंगे। दे भी सकते हैं क्योंकि साइंस का ही पार्ट है वो। तो हम लोग कंप्लीट एनसीईआरटी करेंगे और बहुत अच्छे से मैं सारी चीज़ें आपको डिफाइन करके बताऊँगा और इतना मज़ा आने वाला है कि आपका पूरा अच्छे से साइंस इनटेक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। इसका नोट्स फ्री होगा, इसका टेस्ट फ्री होगा। चैनल पे बने रहिएगा, टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन करिएगा क्योंकि सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेस्ट की लिंक आपको निशांति अकेडमी ऐप पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे भी मैं लिंक डाल दूँगा। आप डायरेक्टली जो है या तो आप ऐप से जो है उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट लिंक से जो है उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं और सारी चीज़ें फ्री होंगी, तो आप बिंदास होके प्रिपरेशन करिए। अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साइंस एंड टेक के लिए जो मैं बेस्ट सोर्स आपको बता रहा हूँ, एक तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आप जहाँ से पढ़ो, चाहे आप मेरी वीडियोज़ देखो, चाहे आप खुद बुक उठा करके पढ़ो, लेकिन आपको पढ़ना है। इसके अलावा आप लूसेंट ज़रूर पढ़िए साइंस एंड टेक की। लूसेंट जो है आपको एक थॉरो ओवरऑल जिसको कहते हैं ना कि सारा फैक्ट पॉइंट्स देता है। जैसे आप एक बार पढ़ लोगे तो सारा फैक्ट वाला जो पॉइंट होगा वो कवर हो जाएगा आपको, वो याद हो जाएगा। और जो करंट से रिलेटेड जो टॉपिक है उसके लिए आप कोई ना कोई एक मैगज़ीन जो है ज़रूर पढ़ा करिए। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो करंट जो साइंस एंड टेक का जो टॉपिक होगा उसके अंदर उसपे नोट्स बनाते रहिए। क्योंकि उससे क्वेश्चंस रहेंगे और नहीं भी तो आप कोई भी मैगज़ीन चाहे आप दृष्टि आईएएस का मैगज़ीन यूज़ करिए या फिर आप चाहे विज़न आईएएस का मैगज़ीन यूज़ करिए या फिर आप साइंस एंड टेक को का जो करंट वाला पोर्शन है उसे आप लास्ट के लिए रखिए कि लास्ट में नोटिफ़िकेशन आने के बाद या पेपर से 1-2 महीने पहले जो है मैं जो करंट वाला जितना टॉपिक होगा वो मैं कवर करूँ तो वो ज़्यादा सही होगा। लेकिन स्टैटिक वाला पोर्शन जो है आप जितना फ़ास्ट कवर कर सकते हैं उतना फ़ास्ट ज़रूर कवर करिए। थर्ड जो इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है इसके अंदर वो है इकोनॉमिक्स का सेक्शन और इकोनॉमिक्स से इन्होंने टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और अगेन इसका इन सारे क्वेश्चंस का एक लेवल है। जो बेस्ट सोर्स है वो है रमेश सिंह की बुक और साथ ही साथ एनसीईआरटी। देखो एनसीईआरटी पढ़ने से आपका ये होता है ना कि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा अच्छे से आपकी होती है। और साथ ही साथ रमेश सिंह अगर आप पढ़ते हैं तो रमेश सिंह आपको जो करंट से पूरा चीज़ों को रिलेट करके उन्होंने समझाया हुआ है। तो आपका ओवरऑल इकोनॉमिक्स यहाँ पे प्रिपेयर्ड हो जाएगा। तो जिसे कहते हैं इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट या जो करंट सिनेरियो चल रहा है इंडियन इकोनॉमी में वो सारी चीज़ें आपकी इन दोनों बुक्स को पढ़ने से कवर हो जाएँगी। इसके अलावा कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी, जैसे बजट होगा या इकोनॉमिक सर्वे होगा, वो सारी चीज़ें भी हम करेंगे, लेकिन वो नोटिफ़िकेशन आने के बाद भी आप कर सकते हो। उसके लिए बहुत ज़रूरी मैंडेटरी नहीं है कि आप अभी से लगो। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी वीडियोज़ आ रही हैं निशांति अकेडमी चैनल पर, मेरे चैनल पर कंप्लीटली फ्री होगा और मैं इस तरीके से करवा रहा हूँ ताकि रमेश सिंह और एनसीईआरटी दोनों आपकी कवर हो जाए अच्छे से। तो वीडियोज़ जो है 1-2 दिन के अंदर-अंदर स्टार्ट हो जाएँगी। मोस्ट प्रोबेबली है कि इस वीक से सारी चीज़ें आपकी कंटीन्यूअस आएँ। शेड्यूल मैं आपको अभी नहीं दूँगा, शेड्यूल कुछ वीडियोज़ के फ्लो में आ जाने के बाद जब सारी वीडियोज़ फ्लो में जब स्टार्ट हो जाएँगी, उसके बाद मैं आपको एक शेड्यूल प्रोवाइड कर दूँगा और अगेन इन सारे वीडियोज़ पर बेस्ड आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा, जो हर वीडियोज़ पर बेस्ड होगा और वो आप ज़रूर अटेम्प्ट करें जब भी आप वीडियोज़ देखो तो ताकि आपको पता चल सके कि वो टॉपिक आपका कितना प्रिपेयर हुआ है। अगेन वो जो टेस्ट होगा वो कंप्लीटली फ्री होगा। तो आपको कुछ पे नहीं करना है, अभी आप सिर्फ़ अपने प्रिपरेशन पर फ़ोकस करिए। कोई भी पेड कोर्सेज़ लॉन्च नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री होंगी। पॉलिटी एंड गवर्नेंस पर बेस्ड इन्होंने 10 क्वेश्चंस पूछा था। तो जिन बच्चों ने अभी तक इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत कवर नहीं करा है, तो वो एक बार ज़रूर उस बुक को पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है। और जिन्होंने ऑलरेडी एम लक्ष्मीकांत कवर कर लिया है, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है देखते रहिए। आपका जो है रिवीजन बस आपको करना है, रिवाइज़ करते रहिए, सही होगा। इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है और इंग्लिश में खासकर वोकैब्युलरी का जो ऐसा सेक्शन है ना, वो हमेशा पिंच करता है। क्योंकि मतलब जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, वो यही दिक्कत होती है कि वोकैब्युलरी पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उसे रिटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है ना कि कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जो है वोकैब्युलरीज़ आपको आराम से सोफिस्टिकेटेड वे में जो है आपके दिमाग में फिट हो जाए। तो इसके लिए भी मैंने इंग्लिश वोकैब्युलरी से रिलेटेड एक सीरीज़ स्टार्ट करी है, आज से उसकी वीडियोज़ आएँगी
और बहुत ही ट्रिकी वे में, बहुत ही फ़नी वे में मैंने चीज़ों को समझाने की कोशिश करी है, तो वो वीडियो ज़रूर देखें और कंटीन्यूअस अगर आप इस प्रोसेस को फ़ॉलो कर रहे हैं, मतलब अगर आप इंग्लिश की वोकैब्युलरीज़ देखो वोकैब्युलरीज़ ऐसा सेक्शन है ना कि आप चाहोगे कि 1 दिन में या 1 महीने में आपका पूरा बिल्डअप हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। आपको एक समय देना पड़ेगा, उसमें अपना एक समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब 2-3 महीने का समय लगेगा मिनिमम और बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सिंसियरिटी के साथ आपको साम, दाम, दंड, भेद आपको सारी चीज़ें जो है इंग्लिश वोकैब्युलरीज़ में आपको यूज़ करनी पड़ेगी। मतलब जिस वोकैब्युलरीज़ को आप मग अप कर सकते हो, उसे मग अप कर लेना है। जिस वोकैब्युलरीज़ को आप समझ सकते हो, समझ लेना है। जिस वोकैब्युलरीज़ को आपको लगता है कि नहीं, ये मैं एक बार देखूँगा तो मुझे याद हो जाएगा, तो आपको वो भी करना है। जिस वोकैब्युलरीज़ को आप नहीं समझ पा रहे हो, याद ही नहीं हो रहा है या फिर याद हो रहा है तो फिर भूल जा रहे हो, तो उसके लिए उसका कुछ ट्रिक बना कर के आपको करना है। मतलब करना है लेकिन किसी भी तरह से वोकैब्युलरीज़ को और वोकैब्युलरीज़ जो है वो तो ओशियन है, कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है इसका, कि आपने ये पढ़ लिया तो आपका कवर हो जाएगा। तो हमेशा कोशिश करिए कि वोकैब्युलरीज़ जो है आप जो है बहुत समय से एटलीस्ट 3 महीने पहले से जो है डेली बेसिस पे थोड़ा-थोड़ा करके याद करते रहें, ताकि जो है पेपर के टाइम में आपको एक जो वोकैब्युलरीज़ का जो डर होता है ना कि यार वोकैब्युलरीज़ नहीं हुआ है, कैसे करेंगे, कितने मार्क्स का आ जाएगा और फिर उससे कॉन्फिडेंट लूज़ होता है, तो वो नहीं हो आपके साथ। लास्ट है सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी जो है ये बहुत कॉमन टॉपिक है और इससे रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स ही पूछे जाएँगे। इससे इसके लिए जो अगर आपको बेस्ट सोर्स चाहिए तो मैंने ऑलरेडी एक ई-बुक लॉन्च करी हुई है सोशल सिक्योरिटी पर बेस ₹50 आई थिंक इसकी प्राइस है। आप एक बार जो है विज़िट कर लेना ऐप पर आपको मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि जो है लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह सबके टॉपिक्स जो है कवर हो जाए यहाँ पे, तो नोटिफ़िकेशन आने के बाद इस पे बेस्ड जो है एक वीडियोज़ आएँगी, जहाँ पे मैं सोशल सिक्योरिटी ऑलरेडी बहुत अच्छे से मैं वहाँ पे कवर करके आपको बताऊँगा। और जो नेक्स्ट जो टॉपिक्स है, जैसे पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट जिससे 8 क्वेश्चन्स पूछा गया था। करंट इवेंट ये आप लास्ट में करो तो ज़्यादा बेटर होगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज़ का जो टॉपिक है, जिसे इन्होंने 2 ही क्वेश्चन्स पूछे थे। तो ये सारे टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जो आप नोटिफ़िकेशन के बाद भी कर सकते हैं और बिलीव मी ये 1 महीने के अंदर-अंदर बहुत अच्छे से अगर आप सिंसियरिटी के साथ 3 से 4 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो ये सारे जो स्पेशल टॉपिक्स हैं, ये आराम से आपके कवर हो जाएँगे वहाँ पे। अभी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जो-जो मेजर सेक्शन है, उस पे ध्यान दीजिए और उसे पहले कवर करके रख लीजिए ताकि आपके पास एक एज मिले। जैसे ही नोटिफ़िकेशन आए, आपके पास एक एज मिले कि हाँ, मेरा लगभग-लगभग में 70% प्रिपरेशन हो रखा है और मेरा सिर्फ़ रिवीज़न का ही एक रोल रह गया है। मैं चीज़ों को रिवाइज़ करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दूँगा, तो मेरा ये पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा और मैं कमिश्नर की पोस्ट ले लूँगा। सो ये पूरा स्ट्रैटेजी था जो मैंने आपको बताया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।